एवरीवन, वेलकम टू माय इतिहास चैनल। और आज हम इस इतिहास के चैनल में कुछ नया पढ़ने वाले हैं और कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम इस इतिहास के चैनल में पढ़ाई कौन से विषय की करेंगे? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। किसके? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक वर्ड के मीनिंग को समझते जाएंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत होते क्या है। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का मतलब हुआ पुराने समय में जो भारत थी उस सभी के बारे में जो हम लोगों को बताए वो प्राचीन भारत हुए। वो क्या हुए? प्राचीन भारत। प्राचीन का मतलब ही होता है पुराना। प्राचीन का अर्थ क्या होता है? पुराना। प्राचीन का अर्थ क्या होता है? पुराना। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम समझेंगे। प्राचीन शब्द तो हम समझ गए कि पुराना को प्राचीन कहा जाता है। पुराना जो होता है उसे हम पुराने समय को प्राचीन कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है? इतिहास का मतलब क्या है? पुराने समय में जो जानकारी हम लोगों को मिलती है, जो पुराने समय की जानकारी देती है, वो इतिहास कहलाती है। वो क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पुरातात्विक। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत। अब पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत में पुरातात्विक का मतलब होता है कि पुराने समय के जो तत्व थे। पुरातात्विक का क्या मतलब होता है? पुराने समय के जो तत्व हम लोगों को मिले हैं, पुराने समय के जो सामान मिले हैं, उनके आधार पर हम समझेंगे तो उसे हम कहें पुरातात्विक स्रोत। उसे हम क्या कह सकते हैं? पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत। मतलब जैसा कि आप लोग सुनते होंगे कि साहित्य के आधार पे जो हम लोगों को मिले वो साहित्यिक हो गए। वो क्या हो गए? साहित्यिक। तो ये दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में क्या जानकारी दी गई है? पुरातात्विक स्रोत में जानकारी दी गई है कि जो पुराने समय के तत्व हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूं कि बड़े बड़े पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है। पुराने समय में आप कहीं कहीं घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि पत्थर चट्टानों पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ भाषाएं लिखी गई हैं, तो वो पुरातात्विक हो जाएंगे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत जो साहित्य जो लिखी गई है सामान्य भाषा में, उसके आधार पे समझेंगे तो वो साहित्यिक स्रोत हुए। तीसरे हो गए विदेशी यात्रियों के विवरण। जैसे विदेशी यात्री जो आए थे उनके आधार पे उन्होंने जो बताया, जो उन्होंने विवरण दिया, उसके आधार पे जो हुए वो विदेशी यात्रियों के विवरण हुए। अब क्या है? सबसे पहला धार्मिक साहित्य। सबसे पहला है ये पुरातात्विक साहित्य का धार्मिक साहित्य। धर्म के आधार पे जो है वो धार्मिक हुए। अब देखिए, धार्मिक और लौकिक। पहला क्या है? धार्मिक। दूसरा क्या है? लौकिक। पहला क्या है? धार्मिक। दूसरा क्या है? लौकिक साहित्य। अब देखिए, पुरातात्विक साहित्य हम लोगों को क्या बता रही है? पुराने समय की जो साहित्य थी वो क्या बता रही है? तो पुरातात्विक साहित्य हम लोगों को बताती है कि पुराने समय में जो अवशेष मिले हैं, जैसे कि कुछ चट्टान मिले हैं। आप लोग ताम्रपत्र का नाम सुनते होंगे। ताम्रपत्र का मतलब क्या होता है? ताम्रपत्र का मतलब होता है कि तांबे के पात्र पे, तांबे के बर्तन हुए या तांबे का कोई सामान हुआ, उस पर लिखावट होती थी, उसे हम ताम्रपत्र कहते थे। उसे क्या कहते थे? ताम्रपत्र। ताम्रपत्र की लिखावट। तो ताम्रपत्र हो गए या पत्थर हो गए, वो सभी पे लिखे जाते थे। ठीक है, अब देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? अभिलेख हैं। कौन से हैं? अभिलेख हैं। अब आते हैं अभिलेख के बारे में कि अभिलेख क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया उदाहरण में कि पत्थर पे लिखावट होती थी, वो क्या है? अभिलेख के उदाहरण है। ठीक है, तो अब महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित हैं। कहां कहां पे है? अभिलेख पाषाण शिलाओं पर, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि पत्थर वगैरह पे। ठीक है, ताम्रपत्रों, मैंने अभी उदाहरण में आप लोगों को बताया कि तांबे के पत्ते पे, या फिर दीवार पे भी आप कहीं कहीं जाएंगे तो देखेंगे कि दीवारों पे लिखी गई है, तो दीवार हो गए।
मुद्राओं, मुद्रा मतलब पैसा, जैसे सिक्कों पे भी कभी कभी पुराने समय में आप देखेंगे अलग अलग तरह के सिक्के मिलेंगे, तो उसमें पुराने समय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी रहती है कि ये कहाँ का सिक्का है, कब जारी हुआ सिक्का है, तो वो सारे इसके उदाहरण में आ जाएंगे। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ये हमेशा पूछे जाने वाले सवाल हैं। एपिग्राफी किसके कहते हैं, किसे कहते हैं? इसके अध्ययन को। जो अभिलेख वगैरह है, जो पुराने समय के लेख हैं, जैसा मैंने उदाहरण में बताया कि चट्टान पर है, ताम्रपत्र पे है, शिलाओं पे है, सभी में जो लिखी जा रही हैं, जो लिखावट है, अभिलेख है, उसके अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अब तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईस्वी पूर्व बोगजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले। अब ये सवाल आता है आप लोगों का, कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि ये अभिलेख कहां से मिले और कब मिले। तो क्या कहा गया है कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख, सबसे ज्यादा जो पुराने युग के अभिलेख थे वो मध्य एशिया के 14वीं ईस्वी पूर्व, 1400 ईस्वी पूर्व, मध्य एशिया में 1400 ईस्वी पूर्व बोगजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले। कहां से मिले? बोगजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले। किस स्थान से मिले? बोगजकोई अभिलेख। इसका नाम हम याद रखेंगे, बोगजकोई। नाम क्या था इसका? बोगजकोई। और कब मिले? 1400 ईस्वी पूर्व। कब मिले? 1400 ईस्वी पूर्व मिले, नामक स्थान से मिले। अब देखेंगे कि इसमें किसके बारे में वर्णन है। ये जो बोगजकोई है उसमें क्या है? तो बोगजकोई में इंद्र हो गए, इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। किन किन देवताओं के नाम मिलते हैं? इंद्र हो गए, इंद्र भगवान के बारे में आप लोग सुने होंगे, मित्र हो गए, वरुण हो गए और नासत्य देवता। जैसे बहुत सारे इस धरती पे देवी देवता का आप अलग अलग देवी देवताओं का नाम सुनते होंगे, उसमें से इस अभिलेख में किसके किसके बारे में पता चलता है? इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईस्वी पूर्व के लगभग के हैं। सबसे प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना, सबसे पुराने अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं, जो कब मिलते हैं? 300 ईस्वी पूर्व के लगभग के हैं। कब के हैं? 300 ईस्वी पूर्व के लगभग के हैं। ठीक है। अब है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रही हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हमेशा। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पुरातत्व विभाग मतलब क्या हुआ? मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाते टाइम बताया कि पुरातत्व का मतलब होता है कि पुराने समय के जो तत्व हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें अभिलेख के बारे में पढ़ रही हूं, तो सभी तो पुराने ही तत्व हुए। तो पुरातत्व विभाग का जनक, ये किसने हम लोगों को पुराने तत्व की जानकारी दी? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा। इसका भी नाम हम याद रखेंगे, कई बार ये सवाल किया जाता है कि भारतवर्ष का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। इस टर्म को हम याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाने वाला ये सवाल है, इसमें हम स्टार मार्क बना देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बता रहा है हम लोगों को कि यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। अब ये सवाल किया जाता है कि विदिशा में किनका लेख प्राप्त होता है? तो किसका? यवन के राजदूत। यवन के राजदूत कौन थे? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, इस टर्म को हम याद रखेंगे। ठीक है, जो कहां के थे? यवन के राजदूत थे।
जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अभी आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हिंदू जो धर्म के लोग होते हैं वो भागवत पढ़ते हैं, या वेद वगैरह, गीता का नाम आप लोग सुने होंगे। तो भागवत धर्म का प्रमाण किसमें मिलता है? तो यवन के राजदूत हेलियोडोरस, ठीक, किनके बारे में कहा गया है? हेलियोडोरस का बेस नगर विदिशा के वरुण स्तंभ में मिलता है। किस स्तंभ में? गरुण स्तंभ में। इस टर्म को हम लोगों को याद रखना है, गरुण स्तंभ में मिलता है। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है? दीर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। दीर्भिक्ष शब्द किसे कहते हैं? दीर्भिक्ष का मतलब होता है कि वैसा समय जब भिक्षा मिलना, जब दाना पानी भी मिलना मुश्किल होता है, तो उसको हम दीर्भिक्ष कहते हैं। जिसको हम भिखारी कहते हैं ना, कि भीख नहीं मिलना, ठीक है, तो उसको हम दीर्भिक्ष कहेंगे। तो दीर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है? सोहगौरा। किस अभिलेख में मिलता है? सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। अब नेक्स्ट बताया गया है कि एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हुणराज तोरमाण का लेख मिलता है। अब अलग अलग थे भगवान, अलग अलग भगवान है, सभी के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो देखने को मिलता है कि भगवान की मूर्ति है, तो वो भी जानकारी है। 500 साल पुरानी मूर्ति है, 2000 साल पुरानी मूर्ति है, इस तरह की मूर्तियां मिलती हैं, तो वो जानकारी मिल रही है। उसी तरह से एरण मध्य प्रदेश, एरण एक जगह का नाम है जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हुणराज तोरमाण का लेख मिलता है। किसका लेख मिलता है? हुणराज तोरमाण का। किसका? हुणराज तोरमाण का लेख मिलता है। तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्षी मिलता है। अब देखिए, आप लोग कई बार सती प्रथा के बारे में सुने होंगे, उसका भी प्रथम लिखित साक्षी मिलता है। लिखित साक्षी मतलब जिसको हम कहते हैं प्रूफ मिलना। साक्षी का मतलब क्या होता है? प्रूफ मिलना। साक्ष्य जिस शब्द से मिलके ये साक्षी बना है, इसका मतलब होता है प्रूफ मिलना। तो सती प्रथा का भी पहला उल्लेख इसी में किया गया है। अब देखिए, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर, अब यहां पे आ गई कि रेशम, जैसे कि हम वेद के बारे में पढ़े, हम ब्राह्मण के बारे में पढ़े, उसी तरह से यहाँ पे दी गई है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख। इसको हम याद रखेंगे। चलिए हम इसमें स्टार मार्क बनाते हैं, क्योंकि ये रेशम के बारे में जानकारी दी गई है। किसकी जानकारी दी गई है? रेशम। रेशम बुनकर मतलब रेशम की जो बुनाई होती थी, ठीक है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेख के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। उन्होंने अशोक का इतिहास लिख दिया। किसका इतिहास लिखा? अशोक का। इस टर्म को हम याद रखेंगे। किसका इतिहास लिखा? अशोक का। इस टर्म को हम लोगों को याद रखना है। अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। अध्ययन मतलब उन्होंने उतनी पढ़ाई की या फिर उन्होंने उतनी जानकारियां ली, उसके हिसाब से उन्होंने इनका इतिहास लिख दिया, ठीक है। देखिए, आप लोगों के एग्जाम में क्या होते हैं, यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सोहगौरा अभिलेख कहां से आया, वेद कहां से आई, कितने वेद हैं, वेदों की कुल संख्या कितनी है, ये सभी इसी सब को पढ़ करके हम इसका जवाब देते हैं। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख क्या क्या हैं? कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख, शासक एवं अभिलेख, कौन उसके शासक थे और वो अभिलेख का नाम क्या था, ठीक है। तो अभिलेख की विशेषताएं, शासक एवं अभिलेख। सबसे पहला क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख ये एक अभिलेख है। इसके शासक कौन है? कलिंगराज खारवेल। कौन है? कलिंगराज खारवेल। कौन है इसके शासक? कलिंगराज खारवेल। एक एक को हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। कलिंगराज खारवेल, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख। दूसरा है जूनागढ़, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ क्या है? गिरनार अभिलेख, ठीक है। इसके बारे में बताए हैं रुद्र दामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी।
इसमें किसकी जानकारी मिलती है? रुद्रदामन, सुदर्शन झील की जानकारी। कौन सी झील की जानकारी? सुदर्शन झील की जानकारी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें? प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने बताया? समुद्रगुप्त, उनकी दिग्विजय की जानकारी समुद्रगुप्त ने बताया। और क्या बताया उसमें? जो दिग्विजय थी उनकी जानकारी उन्होंने दी। ठीक है, इस टर्म को हम याद रखेंगे। प्रयाग स्तंभ का अभिलेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ का अभिलेख किनके द्वारा मिली? समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किसने दी? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने दी? पुलकेशिन द्वितीय, ये नाम है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल अभिलेख उन्होंने दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, मंदसौर अभिलेख। ये हमेशा पूछा जाता है मंदसौर अभिलेख। ये मालवा नरेश यशोवर्मन ने दिया। किसने दिया? मालवा नरेश यशोवर्मन। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी इन्होंने क्या बताई? जो रेशम के जो बुनकर होते थे उनकी जो श्रेणी थी उसकी जानकारी मालवा नरेश ने दी। किसने दी? मालवा नरेश यशोवर्मन। किसने दी? मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म पे हम आते हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है हम लोगों को ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर भी एक जगह का नाम है, आप लोग सुनते होंगे। तो ग्वालियर अभिलेख गुज्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी। किस वंश के बारे में? किस ग्रुप? वंश का मतलब क्या होता है कि जैसे एक हम लोग फैमिली से आते हैं, एक फैमिली से सिंपल मीनिंग में इसको हम समझेंगे कि एक परिवार से जैसे हम बिलोंग करते हैं तो वो हमारी वंश हुई। ठीक है, तो इसमें गुज्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? ग्वालियर अभिलेख में। किसमें मिलती है? ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में क्या मिलती है? गुज्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारियां। अब देखिए नेक्स्ट है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी, इसका नाम ही क्या था? भीतरी एवं जूनागढ़ का अभिलेख। इसकी जानकारी किसने दी? स्कंदगुप्त, जिसमें हूणों पर विजय का विवरण। किसका विवरण? हूणों पर विजय का। हूणों पर जो एक जगह था उस पर जो विजय प्राप्त हुई उसका विवरण यहाँ पे स्कंदगुप्त द्वारा मिली। किसके द्वारा मिली? स्कंदगुप्त के द्वारा। अब नेक्स्ट हम आते हैं देवपाड़ा अभिलेख। क्या है वो? देवपाड़ा अभिलेख। ये अभिलेख का नाम है। ये क्या है? बंगाल शासक विजय सेन के बारे में। किस शासक के बारे में जानकारी ये देती है देवपाड़ा अभिलेख? बंगाल के शासक विजय सेन के बारे में। ठीक है, विजय सेन के बारे में। अब नेक्स्ट है बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख। कौन से अभिलेख है? बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख। ठीक है, अब हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश। हर्षवर्धन की उपलब्धि मतलब होता है कि कोई खासियत, जो मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया बाय चांस, तो उसको हम कहेंगे कि उपलब्धि हासिल करना। जैसे बहुत बड़ा कोई काम कर लिए, जैसे कि कोई जमीन की खुदाई हम करने लगे, उसमें कुछ नया हम लोगों को मिल गया, तो वो एक तरह की उपलब्धि हुई। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश किस अभिलेख में है? बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख। किसमें है? बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख। अब हम आते हैं नेक्स्ट बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख। ये बालाघाट हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है, ये 2 बार पूछा गया है, तो इस पे हम स्टार मार्क बना देंगे। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, ये क्या है? 7 वाहनों की उपलब्धियां। ये कितने वाहनों की उपलब्धियां? 7 वाहनों की उपलब्धियां का वर्णन इस अभिलेख में है। ठीक है, अयोध्या अभिलेख। अयोध्या क्या है? एक जगह का नाम है। ठीक है, जहां भगवान राम के बारे में बताया गया है। सभी लोग भगवान राम से जुड़े हुए अयोध्या शहर को जानते होंगे। तो अयोध्या अभिलेख क्या है? शुंगों की उपलब्धियां। किनकी उपलब्धियां? शुंगों की उपलब्धियां। ठीक है, इस टर्म को हम याद रखेंगे। अयोध्या अभिलेख, शुंगों की उपलब्धियां। नेक्स्ट क्या है? भरहुत। भरहुत अभिलेख। भरहुत अभिलेख में किनके बारे में वर्णन है? शुंग नरेन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित। ठीक है, अब इसको यह शुंगों द्वारा निर्मित था। किनके द्वारा निर्मित था? शुंगों द्वारा। इस टर्म को हम लोगों को ध्यान में रखना है। किनके द्वारा निर्मित था? शुंगों द्वारा निर्मित, शुंगों द्वारा बनाया गया था। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या है, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख का मतलब क्या है, भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। एरण अभिलेख ये भी हमेशा पूछा जाता है, सती प्रथा से भी जुड़ा हुआ सवाल हम लोगों के इतिहास में, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस में मिलता है, एरण अभिलेख में। किस में मिलता है, एरण अभिलेख में। दूसरा अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म, सिक्के के बारे में जानकारियां। किसकी जानकारियां, सिक्के के बारे में जानकारियां हम लेंगे। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सबसे पहले कि सिक्का का मतलब क्या होगा, सारे लोग देखते हैं, जैसे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, या 20 का, अब तो 20 का भी आ गया है, 10 का सिक्का, वो सभी सिक्के हुए। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। कौन सी शास्त्र कहते हैं, मुद्रा शास्त्र। मतलब जो सिक्के के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं वो मुद्रा शास्त्र कहलाती है। ठीक है, पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और शीशा धातु के बनते थे। अब देखिए कि पुराने समय के जो सिक्के होते थे, आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि घर में किसी के पास हो सकता है सोने का सिक्का हो, चांदी का सिक्का, ऑलमोस्ट हम लोग चांदी का सिक्का तो रखते हैं, तो चांदी का सिक्का हो गया, तांबे का हो गया, तांबे का भी रखते हैं। उसके बाद कभी कभी जगह पे होता है किसी किसी के घर में कि सोने का भी सिक्का लोग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम ये शब्द इतिहास में कई बार उपयोग होते हैं, इसलिए प्राचीन शब्द को याद कर लीजिए। प्राचीन का मतलब ही होता है पुराना। ठीक है, तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। जो पुराने समय के जो सिक्के होते थे उसको हम आहत सिक्के कहते थे। अब जैसे बाई चांस आपके सामने बहुत पुराने कोई सिक्का रखा हुआ है, तो कोई कह दिया उसको कि आहत सिक्का लेकर आओ, तो आहत सिक्का का मतलब क्या हुआ कि जो प्राचीनतम सिक्के थे, जो पुराने युग के सिक्के थे। ठीक है, इसी को साहित्य का सार्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साहित्य का सार्पण भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट टर्म क्या कह रहा है, सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। जैसे सिक्का, सिक्के पर लेख लिखाई गई। मैंने भी आप लोगों को बताया कि अभिलेख में जैसे ताम्रपत्र हुए, वैसे ही सिक्के वगैरह पे भी लेख लिखा जाता था। तो सबसे पहले सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। किस शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया, यवन शासकों ने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म का मतलब क्या है, भगवान बुद्ध की मूर्ति को सभी लोग देखे हैं, तो वो बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध, उनसे बना है बौद्ध धर्म। अब देखिए, कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाण होता है। ठीक है, सिक्के से भी पता चला कि ये बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, मतलब बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। सिंपल लैंग्वेज में बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो कनिष्क के सिक्कों, किसके, कनिष्क के सिक्कों। नेक्स्ट देखिए, इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। अब देखिए किसके इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं, इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन। जो इंडो यूनानी और इंडो सीथियन आए थे उनके इतिहास के प्रमुख स्रोत किससे मिलते हैं, सिक्कों से। सिक्कों से पता चलता है कि इंडो यूनानी और इंडो सीथियन आए थे। अब नेक्स्ट क्या है, आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। आरंभिक सिक्के का मतलब, आरंभ का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना, शुरुआत करने को हम आरंभ कहते हैं। तो आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। चांदी के सिक्के अधिक थे, तांबे के सिक्के कम थे। आज के युग में देखते हैं कि तांबा कम है तो तांबा मिल जाता है, बट चांदी महंगा है। उसी तरह से यहां देखिए, आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। यह सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते थे, पंचमार्क। पंचमार्क, पंच मतलब 5 होता है, पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। अब देखिए नेक्स्ट कहा गया है, रोमन सिक्के अरिक मेदड़ू पांडुचेरी के पास से प्राप्त हुए। रोमन के सिक्के कहां से प्राप्त हुए, अरिक मेदड़ू। इसका नाम ही थोड़ा सा कॉमेडियन है, अरिक मेदड़ू। ठीक है, इस टर्म को हम याद रखेंगे, अरिक मेदड़ू। क्या था, अरिक मेदड़ू
पांडुचेरी के पास से प्राप्त हुए रोमन सिक्के। कौन से सिक्के? रोमन सिक्के। रोमन सिक्के अरिकमेंदुडू। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? उत्तर भारतीय मंदिर की शैली, कला शैली नागर शैली कहलाती है। यह सवाल हमेशा पूछा जाता है कि जैसे 4 दिशा है, यह सवाल कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है कि पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में, किसी भी दिशा में। जैसे सवाल यहां पूछा गया है आपसे कि उत्तर भारतीय मंदिर की कला शैली नागर शैली कहलाती है, तो पूछ दिया जाएगा कि उत्तर भारतीय मंदिर की कला शैली क्या कहलाती है, तो आपको जवाब देना होगा नागर शैली। कला शैली का मतलब क्या हुआ? कला मतलब होता है आर्ट। आर्ट मतलब सिंपल लैंग्वेज में ड्राइंग, बिल्कुल सिंपल समझिए, ड्राइंग। जैसे आप मंदिर में गए, अच्छी मूर्ति बनी है, अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, तो वो कला हुई। शैली मतलब बनाने का ढंग। ठीक है। तो कला शैली नागर शैली कहलाती है। क्यों नागर शैली कहलाती है? क्योंकि ये उत्तर भारतीय मंदिर के बारे में बताती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। दक्षिण भारतीय मंदिर की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। कौन सी शैली कहलाती है दक्षिण भारतीय की? द्रविड़ शैली। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोगों का, जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग होता है। अब देखिए, कोई ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें उत्तर और दक्षिण दोनों के बारे में बताई जाए, तो वैसी जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर, दक्षिणायन मतलब दक्षिण के हिस्से में जो मंदिर आते थे उसको दक्षिणायन कहा जा रहा है। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, मतलब नागर और द्रविड़ दोनों की शैली, दोनों के ढंग का, दोनों के रंग रूप का उपयोग हुआ है, वह बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। कौन से मंदिर? बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। नेक्स्ट, कुषाण काल। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई वो न जनसाधारण की धार्मिक आस्था और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। अब देखिए, बहुत बड़ा टॉपिक है ये कि मूर्ति का आखिर ज्ञान कहां से मिला। इतनी मंदिर जो बनी, इतनी मूर्तियां हम पढ़ रहे हैं, उसका ज्ञान कहां से मिला? हम अभिलेख के भी बारे में पढ़े तो यहां कहा गया है कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ये तीनों काल के बारे में बताई गई है। काल मतलब समय। ठीक है। कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई, जनसाधारण की धार्मिक आस्था, जो धार्मिक वगैरह की आस्था के लिए गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और कुषाण काल में जो मूर्तियां बनी, उसको क्या, उसमें किसके बारे में पता चलता है? धार्मिक आस्था के बारे में ज्ञान मिलती है। किसके बारे में ज्ञान मिलती है? धार्मिक आस्था के बारे में। धार्मिक आस्था का मतलब होता है कि धर्म के बारे में, कि हाँ मंदिर ऐसी हुआ करती थी, ये स्टैचू, ये मूर्ति ऐसी बनी है, तो ये बता रही है कि हाँ पहले के भी टाइम में टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। जैसे कई एक मूर्ति बाई चांस कहीं पर बनी हुई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक लड़की है जो स्मार्टफोन ली हुई है, बाई चांस स्मार्टफोन ली हुई है, या वो बड़े से फोन को ली हुई है जिसमें वो बात कर रही है, तो ये कहीं बताया जा रहा है कि हाँ आने वाले समय में, जैसे कि अभी हम 5G का फोन यूज कर रहे हैं, 4G का फोन यूज कर रहे हैं, तो वो कई बार मूर्तियां वगैरह में दिखाया गया है, बताया गया है। अब देखिए, अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों के शस्त्रवत्ता सर्वकालिक हैं। अब देखिए, सभी के बारे में जानकारी मिलती है, रानी के बारे में, राजा के बारे में। यहाँ पे कहा गया माता और शिशु तथा मरणासन, मतलब मरने के आसन पे जो है, मतलब जो कि जिसको हम कहते हैं कि डेड बॉडी जिस पे सजाया जाता है उसको मरणासन कह सकते हैं। मरणासन, राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिसमें गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। ये क्या कह रहा है टॉपिक, इसको डीपली समझिए कि जो इंसान मतलब डेथ बॉडी पे है उसके भी बारे में जानकारी मिलती थी कि रानियां, माता और शिशु दोनों के बारे में, जैसे कोई माता और शिशु है, कहीं कोई रानी है, उनकी भी मरणासन की जो जानकारी है वो भी बताई गई है हमारे अभिलेखों में। ठीक है। गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। ठीक है, इसमें उन जीवन की झलक मिलती थी। अब देखिए, कहा गया है साहित्यिक स्रोत।
साहित्यिक स्रोत और वैदिक साहित्य। साहित्यिक स्रोत में क्या है? वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। वैदिक साहित्य का मतलब क्या हुआ? वैदिक का मतलब हुआ वेद, जो हमें वेद के बारे में बताती है। जैसे कि हम लोगों को ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद वेद हुए। वेदों की संख्या है इतनी। तो अब देखिए कि वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। क्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। चलिए इसको हम स्टार मार्क बना दें। इसको हम स्टार मार्क बना दें। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। डबल स्टार मार्क बना देते हैं। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य कितने वेद हैं? 4 है। सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब देखिए इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। कौन कौन है? वैदिक साहित्य में कोई वेद है, कोई ग्रंथ है, पुराण है, ये सभी उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। श्रवण परंपरा, श्रवण का मतलब एक मतलब होता है, एक समझिए सुनना, ठीक है? तो श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? श्रुति। इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट टर्म हम लोगों का कह रहा है, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम स्टार मार्क बना लें। क्या कहा जा रहा है? क्योंकि वेद से जुड़ी हुई जो सवाल है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कहे जाते हैं। ये सवाल के आने का चांसेस ज्यादा होता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को। किन्हें कहा जाता है? वेद व्यास को। इसकी कुल संख्या 4 है। अब वेदों की संख्या में कई बार आप लोगों को वेद, जब भी वेद शब्द आ रहा है तो मैं उसकी संख्या के बारे में जानकारी दे रही हूं। पहला क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, 4 वेद हुए। अब आते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है? मैं सभी की जानकारी एक एक करके आप लोगों को दूंगी, एक एक शब्द के भी बारे में बताऊंगी, एक एक सेंटेंस को भी एक्सप्लेन कराऊंगी। और इस पॉइंट में जो जो दिए गए हैं उससे टोटल से जीके के क्वेश्चन हम लोगों के कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं जैसे वेद की संख्या क्या है, कौन से अभिलेख कहाँ पे है, सहगौरा अभिलेख कहाँ पे है, चांदी के सिक्के के बारे में, रानी के बारे में, सभी की जानकारियां दी गई हैं। अब देखिए पहला क्या है? ऋग्वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। प्राचीन का मतलब मैं बार बार बता रही हूं, पुराना। सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋक का अर्थ छंद। ऋग का अर्थ छंद। ऋक का अर्थ क्या होगा? छंद। तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। चरणों से मुक्त क्या होता है? यंत्र होता है। जैसे ऋग, आप लोग वेदों के कुछ कुछ श्लोक के बारे में जानते होंगे, कभी कभी कहीं उच्चारण आप लोग सुन लेते होंगे, या मंदिरों में कहीं जाते होंगे तो सुन लेते होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बताया गया है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचा, जैसे हम कोई पढ़ रहे हैं कोई लाइन, ठीक है, तो उसके क्रमबद्ध मतलब सीरियल वाइज जो अरेंजमेंट जो किया गया है उसके संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। यह भी सवाल होता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो वो क्या होगा इसका आंसर? ऋग्वेद। क्या होगा इसका आंसर? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1008 सूत और 10,462 ऋचाएं हैं। कि कितने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि कितने ऋचाएं हैं। ठीक है, इसमें 10 मंडल, कितने मंडल हैं टोटल? 10 मंडल, 1008 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। वेदों के ऋचाओं
को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। इस टर्म को हम याद रखेंगे। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस टर्म को हम याद रखेंगे, ठीक है। वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ये अब नेक्स्ट देखिए क्या बताया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब ये सवाल आता है आप लोगों के इसमें कि ऋग्वेद से जुड़ा हुआ सवाल कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद में किसके बारे में वर्णन है? तो विश्वामित्र द्वारा रचित मतलब विश्वामित्र जो थे उनके द्वारा लिखी गई ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, जिन्हें सूर्य को सोम भी कहा जाता है कभी कभी, तो सूर्य तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कहां से मिला है हम लोगों को? इस टर्म को हम लोगों को याद रखना है। गायत्री मंत्र कहां से मिला है? एक बार और मैं इसको रिपीट कर दे रही हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र आप लोग हर जगह सुनते होंगे, मंदिर वगैरह में बजते हैं। तो विश्वामित्र द्वारा, किनके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद क्या रचित है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किस मंडल में? तीसरे मंडल। सबसे पहले देखिए इस एक टॉपिक से कितने सवाल निकल रहे हैं। सबसे पहला विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, किनके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। कितने मंडल? तीसरे मंडल में। किस देवता के बारे में? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। किनको समर्पित? सावित्री को। किनको समर्पित? सावित्री को। यहां पे तो हम देखें कि सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र के बारे में दिया गया है। इसके 90वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 90वें मंडल में। कौन से मंडल में? 90वें मंडल में, मतलब 9वें मंडल। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया। अब ये टर्म आप लोग को ध्यान रखना है। शूद्र का मतलब क्या होता है? ये 10वां मंडल बाद में जो जोड़ा गया उसके बारे में उल्लेख किया जा रहा है कि इसमें शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसमें पुरुष सूक्त कहा गया। पहला क्या कहा गया? पुरुष सूक्त कहा गया, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। कितने हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। कितने हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 हैं, ठीक है। इनमें क्रमशः मुख, भुजा, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए। भगवान के बारे में भी बताया जाता है कि वो हम लोग जैसे भगवान के किस अंग से हम लोग का जन्म हुआ है, ऐसा बताया जाता है। तो देखिए क्या कहा गया है। ब्राह्मण ब्रह्मा के क्रमशः मुख मतलब मुंह, भुजा मतलब हाथ, जांघ मतलब पैर और चरण मतलब चरण। हम लोगों का पैर का तलवा, वो समझिए चरण है। चरणों से उत्पन्न हुए। अब बताया जा रहा है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं। अब ये टर्म को हम लोगों को समझना है। थोड़ा सा इसमें नंबर दिया गया, इसलिए आप लोगों को 1-2 बार पढ़ना पड़ सकता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई है। कितने मंत्रों की रचना की गई है यहां पे आप लोगों को देखना है। 250 किसके लिए? इंद्र के लिए, तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं या मंत्रों की रचना की गई है। मतलब उतने मंत्रों की रचना की गई है कि इंद्र भगवान के लिए इतना है मंत्र है, फिर जैसे अग्नि देवता के लिए मंत्र है। आप लोग सुनते होंगे कि कभी हम पूजा करने जाते हैं तो लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ते हैं या अग्नि का पढ़ते हैं, ठीक है। अब अग्नि देवी हैं, या फिर बारिश के लिए हम इंद्र भगवान को याद करते हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है कि बारिश नहीं हो रही है तो हम भगवान को याद कर रहे हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यज्ञ तो आप लोग सुनते होंगे, ओम स्वाहा जो हम लोग करते हैं वो क्या है? यज्ञ है। बेसिक में क्या होता है कि किसी किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी किसी को पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो आप लोग सभी लोग देखे होंगे कि यज्ञ क्या है। तो यजुर्वेद, यजु का अर्थ है यज्ञ। ये हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है कि यजुर्वेद में यजु का क्या अर्थ है। आखिर ये जिस शब्द से बना है उसका मीनिंग तो जानना होगा। तो यजुर्वेद, यजु का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। मतलब कि
कि क्या नियम है उसको करने का, क्या विधि और विधान क्या है, यज्ञ हमको कैसे करना है, उसके बारे में जानकारियां मिलती हैं। उसके बाद है वैदिक मित्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। वैदिक मित्र मतलब, वैदिक मतलब पूजा पाठ के जो विधि विधान है, सभी से संबंधित जो जुड़े चीज हैं, वो इसमें वैदिक अनुष्ठान से संबंधित हैं। वैदिक अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ जो अनुष्ठान जो हम आयोजन कर रहे हैं, वो सभी अनुष्ठान होंगे। उसके बाद है यजुर्वेद के मित्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्धवर्यु कहलाता है। पुरोहित मतलब पंडित जी, जैसे पूजा कराने के लिए पंडित जी आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अर्धवर्यु।